नमस्कार, आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पशुपालन और डेयरी विभाग की तरफ से जो अभी योजना चल रही है, जिसका नाम है कामधेनु योजना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के बारे में आज मैं विस्तार से आपको बता रहा हूँ। इसमें दो प्रकार से आप योजना का लाभ ले सकते हैं, एक ऑनलाइन भी होता है, एक ऑफलाइन भी होता है। तो सबसे पहले हम जो ऑनलाइन की जो प्रक्रिया होने की है उसके बारे में आपको समझ लेना है। 42 लाख रुपए तक की इसमें राशि दी जाती है, जिसमें दुधारू जो पशु है अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको पैसा देगी और इसी कामधेनु योजना के अंतर्गत आपको पैसा दिया जाएगा। अब इसमें कौन कौन पात्र होगा, क्या क्या उसमें लगेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे मुख्यमंत्री पशु विकास योजना में नवीन घटक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना 25 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई को सामयिक कर 2025-26 में योजना स्वीकृति ली गई है। अब इसमें क्या क्या लगेगा वो आपको समझ लेना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे हितग्राही को क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, हितग्राही मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए, मूल निवासी मध्य प्रदेश का होना चाहिए, तो ही आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। हितग्राही को विभाग की वेबसाइट, ये वेबसाइट भी दी गई है, इस वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे। कल मैं आवेदन जो कैसे करते हैं इसका वीडियो भी आपको जारी कर दूंगा। हितग्राही के पास प्रत्येक इकाई के लिए न्यूनतम 3.5 एकड़ की कृषि भूमि होनी चाहिए, ये आवश्यक है, जरूरी है। इकाई की संख्या में गुणात्मक वृद्धि होने पर अगर एक इकाई से दूसरी इकाई आप ज़्यादा अगर बढ़ाते हैं तो न्यूनतम कृषि भूमि अर्हता में अनुपातित वृद्धि होगी। मतलब आप अगर एक इकाई से ज़्यादा अगर आप इकाई को स्थापित करना चाहते हैं, आपने एक इकाई में 25 पशु लिया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि 2 इकाई आपके पास है तो फिर आपके पास ज़मीन भी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब इसमें यहाँ पर इसका डबल कर सकते हैं। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भूमि हेतु परिवार में सामूहिक भूमि खाते में सम्मिलित, किंतु इसके लिए अन्य सदस्यों की सहमति आवश्यक है। अगर आप एक ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं और यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी जो मेंबर है उन सभी की स्वीकृति होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। चलिए आगे जानते हैं, एक और जानकारी इसमें दी गई है वो भी आपको समझ लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे भूमि यदि छोटे छोटे भागों में है तो संपूर्ण भूमि का एक हिस्सा तहसील में होना चाहिए। यहाँ जहाँ पर आप परियोजना लगाना चाहते हैं उस जगह पर कम से कम आधा एकड़ जमीन होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे वर्तमान में दूध संघों के अंतर्गत पूर्व में दूध प्रदाय कर रहे हैं पशु को प्राथमिकता दी जाएगी। जो दूध दे रहे हैं उन्हीं पशुओं को ही इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर अगर दूध संघ और प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा जो प्रचलित मिल्क राउटेट पर आने वाले हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आगे देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत योजना का स्वरूप क्या रहेगा। लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। पहले आओ पहले पाओ का मतलब होता है कि आपने अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन आपने पहले किया है तो आपकी पहली प्राथमिकता दी जाएगी, जो जिन्होंने बाद में आवेदन किया उनको बाद में दिया जाएगा। तो पहले आओ और पहले ही पाओ के बाद में अगला जो पॉइंट इसमें दिया गया है, एक इकाई में समस्त गोवंश और समस्त भैंस वंश हो सकेंगे। गाय और भैंस एक ही प्रजाति का होना चाहिए तो ही यहाँ पर आवेदन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे योजना में भारतीय मूल की देसी नस्लों को सहीवाल, गिर और थाईपार, ऐसे इस प्रकार से कुछ नस्लें हैं, तो ये नस्लें भी इसमें यहाँ पर इसमें शामिल की जा सकेगी। अब आगे बढ़ते हैं। एक हितग्राही एक या एक से अधिक इकाई में अधिकतम 8 इकाई और 200 दुधारू पशुओं की पात्रता रख सकेंगे। अब यहाँ पर आपको मतलब समझ लेना है इसका। तो यहाँ पर एक से अधिक का मतलब होता है एक इकाई में आप अधिक से अधिक 25 दुधारू पशुओं को रख सकते हैं। इसमें इस योजना के अंतर्गत आप अगर एक से अधिक इकाई लगा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 200 पशुओं को यहाँ पर दुधारू पशुओं की यहाँ पर प्राथमिकता आपको दी जाएगी। अगला पॉइंट दिया गया है, हितग्राही द्वारा एक बार योजना का लाभ लेकर के अगली बार योजना का लाभ लेने के लिए भी पात्रता होगी। यह सुविधा अधिकतम 8 इकाई तक, आप जब तक एक इकाई आपने ले लिया, आपने अगर 25 दुधारू पशुओं को आपने यहाँ पर आपकी इस परियोजना के अंतर्गत ले भी लिया और सब काम हो गया, आपको पैसा भी आ गया, आपने सब काम कर लिया, आप चाहते हैं कि अब हम इकाई को और बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसा आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप 8 इकाई तक आप बढ़ाते रहेंगे कंटिन्यू, तब तक आपको प्राथमिकता दी जाएगी।
एक ऋण और दूसरे ऋण के बीच में कम से कम 2 वर्ष का अंतर होना चाहिए। एक बार आपने योजना का लाभ लिया और आपने अगर एक बार आप उसका लोन ले चुके हैं तो दूसरी बार आप वापस लेने जाएंगे तो कम से कम 2 वर्ष का आपको यहाँ पर डिफरेंस होना चाहिए, उसके बाद ही आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अब योजना की अनिवार्यता क्या क्या रहेगी वो आपको समझ लेना है। आवेदक किसी भी बैंक से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। भैया डिफॉल्टर लोगों को इसमें कोई प्राथमिकता नहीं है। प्रत्येक इकाई के लिए 3.5 एकड़ मतलब 3.5 एकड़ से ऊपर की आपकी भूमि होनी चाहिए, तो ही इस योजना में आप आवेदन कर पाएंगे। इकाई की संख्या में वृद्धि होने पर आप जैसे जैसे आप इकाई को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी भूमि की जो मात्रा है मतलब जो भूमि है उसे भी आपको यहाँ पर देना होगा। भूमि भी आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए तभी आपको मंजूरी दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। लाभार्थी को किसी शासकीय प्रशिक्षण संस्था महाविद्यालय से प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताता भी हूँ। पहले ये पॉइंट एक और समझ लीजिए, उसी से संबंधित है। पशु चिकित्सा एवं पशुपालन में स्नातक आवेदकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। समझ लीजिएगा। पहले अगर आपने पशु चिकित्सा आपने अगर एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है, एग्रीकल्चर से आपने स्नातक किया है तो उसमें प्रशिक्षण आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपनी स्नातक की मार्कशीट को अपलोड करेंगे और आप आवेदन कर सकेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर ऐसी कंडीशन आपके पास नहीं है तब आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर आपको प्रशिक्षण के लिए कहाँ जाना होगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहती। आपके शासकीय जो आप सभी ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय एक हॉस्पिटल होता है जो पशुओं के लिए होता है, वहाँ पर जो भी वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं, आप उनके पास जाकर के आपको वहाँ से सर्टिफिकेट आपका प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। 2 साल 1 साल जितने भी साल आपने कार्य किया है उसका प्रशिक्षण वो स्वयं आपके घर आएंगे, आपका यहाँ पर पूरा निरीक्षण करेंगे कि हाँ वास्तव में आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और आपको अनुभव भी है। तो वो प्रशिक्षण करने के बाद एक सर्टिफिकेट देंगे। उस सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर जब फॉर्म अप्लाई करेंगे, जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अभी सही कि वो कहाँ पर अपलोड होगा, तो वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ से बनवा कर लाना रहेगा। अब देखिए योजना के अंतर्गत लागत व राशि का वितरण कैसे होगा वो आपको समझ लेना है। भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा, किस प्रकार से आपका चरण सीमा रहती है वो भी समझ लेना है। भुगतान का चरण, समय सीमा, घटक विवरण और देसी गाय नस्ल और भैंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त और चतुर्थ, 4 श्रेणी में आपको पैसा मिलेगा। अब कैसे मिलेगा वो समझ लीजिए। प्रथम माह में आपको शेड निर्माण हेतु आपको यहाँ पर ये राशि 11% की राशि आपको ट्रांसफर की जाएगी अगर गाय है आपके पास तो। अगर आपके पास भैंस है तो 11.40% आपकी राशि को ट्रांसफर किया जाएगा। अधिकतम यहाँ पर देखेंगे द्वितीय किस्त में, अधिकतम जो आपकी जो द्वितीय किस्त रहती है, अधिकतम चतुर्थ माह तक कम से कम 9 पशु क्रय करना और उनका बीमा और परिवहन मतलब जो लाना ले जाने के जो खर्चे रहता है वो भी उसी में दिया जाएगा। तो 9% का यहाँ पर राशि आपको जो भी राशि रहती है आपकी, मान लो आपने 20 लाख रुपए लिए हैं तो 20 लाख का 9% कितना होता है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे। अगर आप ये गाय की प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, अगर आप भैंस लेते हैं तो भैंस के लिए आपको क्या रहेगा, यहाँ पर 11% की राशि आपको दी जाएगी क्योंकि भैंस महंगी रहती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे तृतीय किस्त की बात करें तो इसमें 8वें माह तक 8 पशु क्रय करना और प्लस बीमा और परिवहन का खर्चा, तो इसमें भी आपको 8% तक का पैसा फिर दिया जाएगा। 9.80 तक आपको पूरा पैसा इसमें दिया जाएगा। अब बात करते हैं चतुर्थ किस्त की बात करते हैं तो 12वें माह तक, क्योंकि 12 महीने का पूरा समय लिया जाता है इसमें, तो 12 माह तक आपको 8 पशु क्रय करना प्लस बीमा प्लस उसमें परिवहन, तो यहाँ पर 8% इसमें राशि दी जाती है गाय के क्षेत्र में। और अगर आप भैंस लेते हैं तो आपको 9% की राशि दी जाएगी। तो इस प्रकार से राशि आपके जो परसेंटेज के अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा। अब इस योजना के अंतर्गत, कामधेनु योजना के अंतर्गत आपके ऋण, अनुदान, शर्तें क्या क्या रहेगी और आपकी सब्सिडी किसको कितनी कितनी मिलेगी वो भी आपको समझ लेना है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एसटी और एससी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी वाले जितने भी हितग्राही है उनको परियोजना की लागत का 33% आपको 33% आपको जो भी आपकी परियोजना है, अगर आपने 20 लाख रुपए लिए तो 20 लाख का 33% जो भी होता है वो सब्सिडी हो गई। अब बात करते हैं अन्य श्रेणी और हितग्राहियों के लिए, तो उसमें परियोजना की लागत अन्य श्रेणी में कौन आते हैं, एसटी एसटी को हमने 33% यहाँ पर दिया है जो 33% अनुदान है। अब जो अन्य श्रेणी में कौन आते हैं, ओबीसी और जनरल, तो इनको 25% तक यहाँ पर आपको सब्सिडी दिया जाएगा। अब बात करते हैं सब्सिडी वितरण की पहली तारीख से
3 वर्ष तक लॉक की अवधि के अंतर्गत होगी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो हम बता देते हैं। आपको कम से कम 3 वर्ष तक आपकी जो सब्सिडी जो आपको आएगी वो पैसा आपके खाते में तो रहेगा, लेकिन लॉक रहेगा, उसे आप यूज नहीं कर सकते, वो लॉक की अवधि तक रखेगा। अब इसके बाद में यहाँ पर हितग्राही का कोई भी ब्याज देना नहीं होगा तथा हितग्राही को ऋण के भुगतान और निर्धारित ऋण अवधि से पूर्व कभी भी कर सकता है। आपके पास अगर पैसा आ जाता है कहीं से तो आप भर सकते हो उस पैसे को, कोई प्रॉब्लम नहीं। राजस्व प्राधिकरण अधिकारी द्वारा अद्यतन प्रमाण पत्र, स्वीकृति और पट्टा भूमि संबंधी भूमि के लिए जो भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो प्रतियां आवश्यक होगी। अगर आप राजस्व में कोई पट्टाधारी वगैरह कुछ आपके पास जमीन वगैरह है तो आप वहाँ का जो भी कार्य है वो आपको यहाँ पर किसी अधिकारी के द्वारा स्वीकृत करवाने के बाद में आपको देना होगा। सत्यापन के लिए भूमि कर और न्यूनतम भुगतान रसीद प्रस्तुत की जानी चाहिए। आपको एक सत्यापन के लिए एक भूमि का जो ऋण वो रहता है रसीद वगैरह प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर ऋणकर्ता को इस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है जो फसल ऋण का नवीनीकरण के समय शीघ्र भुगतान करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते। अब देखिए यहाँ पर पशु को क्रय करने से संबंधित जानकारी, यहाँ कुछ शर्तें भी दी गई है, वो भी आपको समझ लेना है। क्रय करने वाले मतलब खरीदने वाले पशु जब आप खरीद रहे हो तो प्रथम और द्वितीय मतलब 1 और 2, अगर आप किसान हो तो ये तो आप जानते हैं पहली ब्याज क्या होता है, सेकंड ब्याज क्या होता है, तो ये आपको अच्छे से पता होगा। तो पशु पहली और दूसरी ब्याज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, मतलब उन्हीं को ही खरीदना होगा आपको। दूध उत्पादन भैंस में प्रति पशु प्रतिदिन 8 लीटर और संकर गाय में कम से कम 10 लीटर और देसी गाय में 7 लीटर से कम का दूध नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे पशु को आपको लेना होगा। क्रय किए जाने वाले पशु के वत्स की आयु 1 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो जानकारी ये मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, ये सब आपको वहाँ काम आएगा। जब आप इस योजना का लाभ लेने जाएंगे तो वहाँ आपको पता नहीं रहेगा कुछ, इसलिए पहले समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूँ सब आपको वहाँ पर आगे फेस करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे क्रय किए गए पशुओं की टैगिंग होना चाहिए। टैगिंग क्या होता है? एक जियो टैग एक एप्लीकेशन होती है, उस ऐप के द्वारा उसका फोटो खींचा जाता है, मतलब लाइव के द्वारा उस पशु का लाइव फोटो खींचा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे पशु ऐप के द्वारा दर्ज किया जाना जरूरी है। अब पशु को खरीदने की बात करें तो राज्य से बाहर का पशु होना चाहिए और ब्रीडिंग टैक्स प्रमाणित पशु होना चाहिए वगैरह वगैरह। चलिए, अब आपको डॉक्यूमेंट के बारे में समझ लेना है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाना होगा आपको जब अप्लाई करेंगे तब। सबसे पहली बात तो है आधार कार्ड सभी के पास रहता है, सभी के पास आपको लेकर भी आना जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तब। पैन कार्ड ज़रूरी रहेगा, पैन कार्ड नहीं बना हो तो आपको पैन कार्ड बनवा लेना है। इसके बाद में बैंक पासबुक ऐसी देना, बैंक पासबुक जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, जिसका डीबीटी इनेबल हो, उसी को हम बोलते हैं बैंक सीडिंग बैंक पासबुक। तो ऐसी बैंक पासबुक देना जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। अगला है डॉक्टर का सर्टिफिकेट, जो डॉक्टर आपके सरकारी डॉक्टर रहते हैं आपके जो ग्रामीण क्षेत्र के आसपास, उनसे जो सर्टिफिकेट बनवाओगे वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। इसके बाद में जो लास्ट रहता है वो है डेयरी मेंबर कार्ड। डेयरी मेंबर कार्ड क्या होता है इसके बारे में समझ लेना। आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों ने अभी तक डेयरी फार्म अगर काम किया हो या नहीं किया हो तो ग्रामीण क्षेत्र में सभी व्यक्ति को पता भी है। आप अपने डेयरी में जब दूध नपवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक कार्ड बना हुआ रहता है, उसी को डेयरी मेंबर कार्ड बोलते हैं। अब क्या है कि अगर अब नया जनरेशन आ गया है तो अगर आपके पास कार्ड नहीं हो तो वहाँ से बिल मिलता है, उस बिल को भी ला करके आप यहाँ पर फॉर्म में उस बिल को लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जनरेट उसी सिस्टम से होता है। तो आप यहाँ तक कि जो डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने सब बताया है ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है। एक फोटोग्राफ और लेके आना है, एक पासपोर्ट फोटो भी यहाँ पर अपलोड होता है, पासपोर्ट फोटो भी होना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आपका शुभ रहे और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार की जानकारी के लिए अगले वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया बताने वाला हूँ। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।